आदाब साथियों, आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया और आज हमारे साथ बातचीत में जुड़ रही हैं श्रीमती मनोरमा कुमारी चौबे। ये संस्कृत की अध्यापिका हैं। इन्होंने MA, B.Ed और MLib जैसी डिग्रियां हासिल की है और बरसों से संस्कृत पढ़ाती आ रही हैं। लेकिन इनका तारुफ केवल इतना नहीं है, ये हमारी माँ भी हैं। इनसे हमने केवल किताबों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में संस्कृत जुबान और उसकी तहजीब को सीखा है। माँ के लिए संस्कृत केवल एक जुबान नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है जिसे वो रेगुलरली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करती हैं। आज इस बातचीत में हम माँ से जानेंगे कालिदास और उनकी रचनाओं के बारे में और कोशिश करेंगे हम कालिदास को माँ की नजर से, माँ की समझ से और उस मोहब्बत से जानने की जो माँ संस्कृत जुबान के लिए रखती है। तो स्वागत है माँ आपका। धन्यवाद आयुष जी आपका। तो माँ, ये संवाद जो है कुछ सवालों के इर्द गिर्द रहेगा जो कि पूर्णतया कालिदास पर तो नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी कुछ सवाल इधर उधर से आ सकते हैं। तो जिन सवालों से आप कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि ये उचित है इसका जवाब देना, जवाब दीजिए। अगर लगे कि उचित नहीं है तो जवाब मत दीजिए। ये पॉडकास्ट थोड़ा कठिन इस कारण भी है क्योंकि मैं माँ के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भूमिका बांधते हुए, कालिदास को अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हर जगह साहित्य में जहां कालिदास का चर्चा होता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या यह तुलना उनके महत्व को सही ढंग से दर्शाती है? कालिदास का शेक्सपियर के साथ मेरे ख्याल से तुलना उचित नहीं है। अच्छा। क्योंकि कालिदास शेक्सपियर से कई गुना ऊंचे हैं और कालिदास मुख्यतः श्रृंगार और वियोग रस के जनक हैं। उनके काव्य में आप देखेंगे कितनी सुगमता के साथ उन्होंने श्रृंगार रस का जिस तरह से वर्णन किया है, उसी तरह से विरह रस का भी वर्णन किया। जैसे लगता है कि वो एक आम व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। विरह और श्रृंगार हर व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। बिल्कुल। तो कालिदास का तुलना शेक्सपियर से करना मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि उचित नहीं है। कालिदास उनसे कहीं ऊपर है, शेक्सपियर से बहुत ऊपर है कालिदास। बिल्कुल, हमें भी यही प्रतीत होता है कि जब कालिदास को शेक्सपियर से तुलना करके देखा जाता है तो उनकी व्यापकता बहुत हद तक सीमित हो जाती है। इसी के साथ अगले सवाल पर चलते हैं माँ, कि हम जिस कालिदास को पढ़ते हैं माँ, उस कालिदास नामक व्यक्ति के बारे में हमें कितना ज्ञात है? क्या वो एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व था या केवल एक दंत कथा था या दोनों का मेल? देखो, कालिदास के बारे में तो जहां तक जानकारी है, पूरी आधी अधूरी जानकारी है। उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान के बारे में हम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। कुछ लोग उनको उत्तराखंड का वासी समझते हैं, कुछ लोग अवंतिका उज्जैन के वासी समझते हैं कि वहां उनका जन्म हुआ। कुछ लोग उनको अग्निमित्र के समय का समझते हैं क्योंकि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो मालविका अग्निमित्रम है। जी। तो उस ग्रंथ से भी उनको रिलेटेड, जब अगर अग्निमित्र थे जी इतिहास में हुए हैं तो कालिदास भी हुए हैं। एक कोई माने काल्पनिक कहानी नहीं है कालिदास। माँ, जब हम कालिदास की रचनाओं की बात करते हैं तो जो रचनाएं हमने आपसे पढ़ी है या आपने किताबों को घर पर लाकर रखा, हमने पलटा, उनमें अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम जैसी कई किताबें आ जाती है। इसमें उनकी प्रतिभा का सर्वोत्तम झलक हमें किस रचना में देखने को मिलता है? देखिए, देखा जाए तो कालिदास के जिन साहित्यों का नाम आपने हमें अभी सुनाया, तो मेरे ख्याल से कालिदास का जैसे ऋतु संहारम का ही ले ले तो एक छोटी सी लघु कृति है और इसमें हमारे जो 6 मौसम है, 6 जो ऋतुएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। जी।
तो कालिदास का माने हर रचना में लगता है कि अरे इससे आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम दूसरी रचना पढ़ते हैं तो उससे भी आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे लगता है ना कि कालिदास का हर एक रचना एक से बढ़कर एक है। जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम को ही लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा है जी, उनमें उनका मिलन और विरह दोनों का वर्णन है जी, और यह एक ड्रामा है, नाटिका है जी। अभिज्ञान शकुंतलम प्रेम का चरम है, विरह का भी चरम है और इसमें एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को कैसे शिक्षा दीक्षा दिया जाता है और पुत्री का विदाई होता है तो उसका जो विरह वेदना एक पिता एक परिवार कैसे महसूस करता है वो भी चरम है। इसमें जो हर चीज का प्रासंगिकता है ये अनुपम है। अभिज्ञान शकुंतलम का 5वां सर्ग जो है जिसमें कण्व ऋषि शकुंतला का विदाई कर रहे हैं कि ससुराल के लिए, तो वहां देखा जाता है कि मानव तो मानव पशु पक्षी वृक्ष तक उसके विरह में व्याकुल होते हैं। तो ये एक कवि के मन का चरम उत्कर्ष है कि वो इंसान को क्या माने पशु पक्षी वृक्ष को भी नहीं छोड़ता है, उसके भावनाओं में बह जाते हैं जी। तो मेरे ख्याल से कालिदास का किसी भी रचना को हम किसी एक दूसरे से कम नहीं आंक सकते। सौंदर्य में, विरह में, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो ड्रामा है हमारे भले इंडिया में हिंदुस्तान में उसका प्रासंगिकता अब कम हो रही है लेकिन विदेशी लोग उसे चाव से पढ़ रहे हैं। हमारे 20वीं शताब्दी के कवि लेखक लोग उससे प्रेरणा लेके अपने काव्य को लिख रहे हैं। क्या बात है, कालिदास को जी, तो जी। कालिदास कभी भी पुरातन नहीं हो सकते हैं और कालिदास की प्रासंगिकता मेरे ख्याल से कभी भी कम नहीं हो सकता है। कालिदास की कविताओं में या उनके रचनाओं में अक्सर मानव और ब्रह्मांड, श्रृंगार और अध्यात्म का अद्भुत संगम मिलता है। आप जब अपने विद्यार्थी जीवन में या अभी भी जब आप संस्कृत पढ़ती हैं, कालिदास को देखती हैं, तो आपको क्या लगता है यह संगम कालिदास किस तरह से साधते थे? कालिदास के रचनाओं में आपने जैसे बोला श्रृंगार और आध्यात्मिक का दोनों का मेल है, ये अद्भुत है क्योंकि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं सामान्य जन जीवन को देखते हुए लिखी गई जी, जी। तो सामान्य जन जीवन में देखो श्रृंगार भी होता है और हम लोग अध्यात्म से भी जुड़े होते हैं। तो मानव का उत्कर्ष के लिए अध्यात्म तो बहुत जरूरी है। बेशक जी। मानव मन को शांत रहने के लिए जो आज आप लोग मेडिटेशन का नाम लेते हैं वो क्या है? अध्यात्म ही है। अपने आप को शांत करना, शांत वातावरण में रहना, योग करना, मेडिटेशन करना या किसी चीज को बहुत गहराई से डीपली सोचना क्या है? अध्यात्म है। तो हमको लगता है कि अध्यात्म और श्रृंगार दोनों मानव जीवन का पहलू है और ये होना ही चाहिए। अगर ये दोनों को मानव जीवन से निकाल दिया जाए तो मानव पशु से भी गया गुजरा हो जाए। क्या बात है, बिल्कुल। अम्मा, मेघदूत जो मेघदूतम रचना है ये मूलतः एक विरह रचना है, पूर्णतया विरह भाव के चारों ओर बुनी हुई कहानी है। लेकिन इसे इसकी विरह भावना के साथ साथ इसके प्रकृति चित्रण के लिए उतना ही सराहा गया है क्योंकि आज से हजारों साल 2500 साल पहले या आप 3100 साल पहले का बात करें तो उस समय इतनी संचार की सुविधाएं नहीं थी जी, और मैप नहीं था जी, जी, ग्लोब नहीं था कि आप उससे चित्रण कर लें कि अमुक जगह अमुक है। जो मेघदूतम है जिसमें यक्ष और उसकी प्रेमिका का विरह वर्णन है कि बादल के माध्यम से उनकी प्रेमिका यक्ष के पास संदेश भेजती है और उसमें जो अवंतिका नगरी से हिमालय तक का वर्णन होता है यक्ष नगरी का, वो आज का परिवेश में जब मैचिंग किया जाता है तो पूर्णता मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति होंगे या उतना यात्रा किए होंगे तब तो वो सटीक वर्णन किया अपना मेघदूतम में। रास्ता का चित्रण, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, इस नदी को पार करेंगे तो इस श्रृंखला को पार करेंगे तो तुमसे मेरा मिलना होगा। ये विरह का जो वहां भाव दिखाया गया है, ज्योग्राफिकल ग्राफ जो दिखाया गया है, आज का
संचार के समय में उतना अच्छा तरीके से नहीं दिखाया जा सकता जितना उस समय ये व्यवस्था नहीं था। तो हमको लगता है कि आज के जो मानव है, आज का जो उन्नतिशील मानव है, उस समय इससे ज्यादा उन्नतिशील लोग हुआ करते थे। आज हम दम्भ भरते हैं, हम बहुत आगे हैं, हाई फाई है, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, लेकिन हमारे पहले के लोग जो थे कालिदास के समय का, हमको लगता कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति में उन्नत थे। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट था उन लोगों का, तभी तो इतने सटीक वर्णन कर पाए कि अलकापुरी कहाँ है, कुबेर नगरी कहाँ है, हिमालय कहाँ है, अवंती, अरावली का जिक्र है, सारे पर्वतमालाओं का जिक्र जैसे जैसे है जस्ट उसके बगल में ही है। कहीं भी थोड़ा सा भी चुक नहीं हुआ है कि हाँ या इसके बाद ये नहीं ये है, तब यहाँ हमको मिथक लग रहा, कालिदास ने यहाँ झूठ बोला। तो उस चित्रण को हम लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि कालिदास को लोगों का भ्रमण का जो प्रक्रिया था, एरिया के बारे में दिशा ज्ञान बहुत अच्छा था, उन्नत था उनका, तभी तो इतने अच्छे से चित्रण कर पाए थे। जब यात्रा पर बात आती है या यात्रा संस्मरणों पर बात आती है, तो हमें बिहार से एक बड़ा बढ़िया नाम हमेशा याद आता है, और वो वैसे साधु आदमी थे भी, बाबा नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ आदमी थे। बाबा नागार्जुन तो थे ही, राहुल सांकृत्यायन का नाम याद आता है। जिस तरह से वो तिब्बत की ओर बढ़ते वक्त अपने यात्रा वृतांत को लिखते हैं, और घुमक्कड़ शास्त्र अपने वृतांत का नाम ही रखते हैं। और वो घुमक्कड़ शास्त्र जब आप घुमक्कड़ शास्त्र खोलेंगे तो वो शुरू जब होता है तो ऋग्वेद के एक श्लोक को हल्का सा तोड़ करके उसे अलग भाव में लिखा है। ऋग्वेद में लिखा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने हसरत मोहानी का एक शेर लिखा है वहां कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, जवान हो सैर करो, बुढ़ापा के बाद सैर होगा नहीं। और उसके नीचे उन्होंने उस ऋग्वेद के श्लोक को तोड़कर लिखा है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा शांत हो भी सकती है, घुमक्कड़ की जिज्ञासा शांत नहीं कभी शांत नहीं हो सकती, उसे कहीं ना कहीं घूमना है। ठीक इसी तरह से बिहार का भी आपने बाबा नागार्जुन का नाम लिया। मेघदूतम पढ़ते वक्त अगर कोई बाबा नागार्जुन को याद ना करे तो मुझे लगता है कि वो बड़ा अजीब सा दृश्य हो जाएगा, क्योंकि बाबा नागार्जुन की जो कविता है, अमल धवलगिरी के शिखरों पे प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना ये रोया यक्ष या तुम रोए थे। तो बाबा नागार्जुन ने भी जब कालिदास को याद किया है तो हमें लगता है कि वो बड़ा एक मोहन राकेश, वो आषाढ़ का एक दिन जो उनकी नाटिका है जिसमें वो बताते हैं कि कालिदास अब छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें अवंती जाना है राजा विक्रमादित्य के यहाँ दरबारी बनने, और विलोम और उनकी प्रेमिका और सब वहां गांव में छूटे जा रहे हैं। प्रकृति का वर्णन हो रहा है, मोर हिरन भी रो रहे हैं कि कालिदास अब लौट कर नहीं आएगा। तो बड़ा विचित्र सा दृश्य है कि कालिदास को याद करते वक्त हमें लगता है कि बिल्कुल उस पूरे प्रकृति का चित्रण हो जाता है। कालिदास प्रकृति प्रेमी थे। उनके आप सभी काव्यों में देखिए ना, ऋतु संहारम से लेके मालविका अग्निमित्रम में देखिए, प्रकृति का चित्रण भरपूर किया है कालिदास ने। इसलिए उनको प्रकृति का चित्रण के साथ श्रृंगारिक कवि का तमगा मिला है, उपमा कालिदास मिला है। माने उपमा अगर किसी को दिया जा सकता है तो कालिदास के बाद कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब कालिदास की भाषा और कालिदास की शैली पर बात हो रही है तो ये प्रश्न बहुत ही आवश्यक सा प्रश्न और अक्सर उठता है कि कालिदास से पहले भी संस्कृत की समृद्ध साहित्य परंपरा थी। फिर भी कालिदास की संस्कृत को अलग क्या बनाती है? उनकी सहजता, उनकी संगीतमयता या उनकी गहराई? कालिदास की सहजता ही उनको सबसे अलग बनाती है। कालिदास ने सहज भाव से प्रकृति का चित्रण किया है, मानव विकास में मानव का श्रृंगार का चित्रण किया है, मानव के साथ विरह का घटना को
प्रेरित जी। अपने शब्दावली में गुथित करके बताया है। तो कालिदास का जो संस्कृत था सहज संस्कृत था, जी। उसमें ज्यादा लाग लपेट नहीं था। जी। उस समय का भाषा संस्कृत हुआ करता था, आम जन जिस संस्कृत को समझ पाए उस संस्कृत का वर्णन कालिदास ने किया। कालिदास का संस्कृत एश्लेषित नहीं था, माने व्याकरण से परिपूर्ण नहीं था। जी, कालिदास का जी, जी। एकदम जो मानव आम शब्द में बात करता था वैसा कालिदास का था। जन कवि थे, जन कवि थे कालिदास। जन कवि। इसके लिए आपने सही वर्ड चुना है, जन कवि थे कालिदास, जो हर जन के अंदर क्या चल रहा है, हर जन के जीवन में कैसे होता है उसका वर्णन किया है। कोई अलग सा ये नहीं है। और प्रकृति तो कालिदास का काव्य का एक अनूठा प्रयोग रहा है। प्रकृति के बिना कालिदास का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो कुमार संभवम हो, चाहे मेघदूतम हो, आप चाहे अभिज्ञान शकुंतलम देखिए, मालविका अग्निमित्रम देखिए। अभिज्ञान शकुंतलम तो मैं जब भी ऐसे पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो मुझे वो शायद विदेशिया का ही एक जो सुजीत कपूर की विदेशिया आई थी 1963 या 62 में, मुझे याद नहीं है किस साल आई थी, जिसमें हंसी हंसी पनवा खियौले बेमनवा गाना है, उसी में एक चैती है। उसे जब भी सुनता हूँ मुझे शकुंतला याद आती है। बन जई हो बन के जोगनिया हो रामा पिया के करनवा। तो हमें लगता है जिसने कालिदास को पढ़ा है या जिसने थोड़ा भी कहीं भी इधर उधर से, जातक कथाओं में भी हमें अभिज्ञान शकुंतलम का जिक्र मिलता है, क्योंकि बौद्ध दंत कथाओं में भी इस अभिज्ञान शकुंतलम जो है मूलतः महाभारत का एक छोटा अंश से लिया गया है, और इसमें कालिदास ने अपने कल्पना से दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को आगे बढ़ाया है। एक छोटा सा अंश है जो महाभारत का, उसको लेकर के कालिदास ने इतनी बड़ी नाटिका लिख डाली, और उसमें उसके पुत्र का वर्णन है जो शेर का दांत गिनता। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत के नाम पे हमारा देश का नाम भारत पड़ा। एक ऐसा वीर साहसी बालक जो छोटे आयु में शेर के साथ खेलता था, शेर के दांत गिनता था। तो जब जैसे जैसे बड़े हुए और जब अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ने का मौका मिला, तब बोला अरे ये तो यही वाला भारत है जो बचपन में हमने पढ़ा था। तब अजीब सा मैंने एक सुखद एहसास हुआ, अरे इसको कहीं ना कहीं हम लोग को बालपन से ही मन में रोपित किया गया है कि एक कवि का ही भाव है जी। और हम लोग मन या 2 क्लास में जी वीर बालक के नाम से पढ़े थे जी राजा भारत का कहानी, जी कि किस तरह हमारा देश का नाम भारत पड़ा। जी। और छोटा सा अंश था कि कैसे बच्चा शेर का मुंह खोल के दांत गिन रहा है, उसके शेर का माँ बेचारी परेशान है कि मेरा बच्चा दे दो, लेकिन भारत देने का नाम नहीं, वो खेलने में व्यस्त है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए, स्कूल लाइफ में तो कालिदास का कोई रोल नहीं था। ग्रेजुएशन इंटर में हम लोग को कालिदास से परिचय होना शुरू हुआ, जी जिसमें मेघदूतम था, जी। और सबसे पहला काव्य था हमारा कुमार संभवम। जी। तो जो शिव भक्त हैं, माँ पार्वती के भक्त हैं, हम लोगों को तो भाई हम लोग उस पीढ़ी के हैं जहाँ भक्ति सराबोर हुआ करता था। हम लोग उस पीढ़ी से हैं जहाँ भक्ति भाव जी। डर, जी। भगवान से डर भी हुआ करता था। अरे कुछ उल्टा नहीं बोलना है, कालिदास लिखा था ना, कोढ़ी हो गया ना। आज के वक्त को आप क्या मानते हैं? आज के वक्त में भक्ति भाव डर नहीं है क्या? आज के समय में भक्ति भाव डर नहीं, दिखावा है। अच्छा। लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। हमें नहीं लगता है कि लोग भक्ति दिखावा नहीं खोजता है, लेकिन आज तो लोग दिखावा के गेरुआ वस्त्र बोल बम। तो आप मंदिर में चले जाइए सोमवारी में, सावन में, तो मंदिर में जगह रखने का जगह नहीं, भले शंकर जी पे कम जल पड़े, लोगों के ऊपर ज्यादा जल पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि आज का डेट में हम लोग का समय था भाई, हम लोग डरते थे सावन भर भगवान शंकर को कैसे मनाना है। जी जी जी। हम लोग बहुत डरते थे इस चीज को। रस सिद्धांत की दृष्टि से अगर देखें तो कालिदास किस रस को सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित कर पाते थे? श्रृंगार रस को और विरह रस। अब श्रृंगार और विरह दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो आप किसे करेंगे?
कालिदास के भाव से? कालिदास के भाव से आप देखिए, श्रृंगार को चूज कीजिए तो आप कुमार संभवम देखिए, जहाँ माता पार्वती और शिव का श्रृंगारिक वर्णन जी, है, जी, जी। अतिशयोक्ति है। और माना जाता है कि वंदती है कि अभिज्ञान शकुंतलम लिखने के कारण माता उनके इतने श्रृंगारिक वर्णन किया कालिदास ने कि माता पार्वती की, अभिज्ञान शकुंतलम में कुमार संभवम, माता पार्वती कुपित हो गई, क्योंकि माँ तो माँ है, जगत जननी है, और एक पुत्र द्वारा माँ का श्रृंगारिक वर्णन हो तो थोड़ा सा माने है दृष्टि से देखा जाता है पाप हो गया। जी। तो माता, माना जाता है कि माता कुपित होकर के कालिदास को श्राप दे दी कि जिस उंगली से तुमने मेरा श्रृंगारिक वर्णन लिखा है वह तुम्हें कुष्ठ हो जाए, गल जाए। और ये माना जाता है कि तब कालिदास को कुमार संभवम लिखने के बाद कुष्ठ रोग हो जाता है। एक किंवदंती है। तब उनको रोते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, तो उनको स्वप्न में भोले शंकर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने एक पुत्र के द्वारा माँ का श्रृंगारिक वर्णन हुआ है जो अतिशयोक्ति है, जो नहीं होना चाहिए। कुछ बातें पर्दा के अंदर ही रहती है, पुत्र उसको खुलेआम प्रदर्शित कर रहा है। कुमार संभवम का जन्म दिखाया जा रहा है वहां पे, तो दिखाना ही है कवि को अपने लेखनी के माध्यम से। जी। तो अब उसका प्रायश्चित तुमको कैसे करना है, ये प्रायश्चित करेगा तभी तुम्हारा ये रोग का निवारण होगा। उस दौर में भी सॉफ्ट पॉर्न लिखा जाता था, तो उस दौर में भी तो सोचो कि कुष्ठ रोग का निवारण के लिए कौन सा काव्य लिखा कालिदास ने। माना जाता है कि कालिदास ने रघुवंशम लिखा। भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि तुम रघु का, राम के पूरा वंशों का वर्णावली करो, वंशावली का वर्णन करो, तो तुम्हारा कुष्ठ तुम मुक्त हो जाओगे। ये किंवदंती है, एक किंवदंती है दर्शकों, ये लोगों के मुंह से सुनी सुनाई बातें हैं। अब हमने तो उस समय में था नहीं, तो मुझे नहीं पता है किंवदंती, मैंने मुझे लगता है किंवदंती ही होगा। बिल्कुल मुझे उसके बाद रघुवंशम का वर्णन हुआ जिसमें राम के 27 वंशों का वर्णन है। जी। लास्ट वंश अग्निमित्रम है राम का। उसके बाद राम का वंश लुप्त होता है, लोप हो जाता है। जी। राम का जो सगर से लेके अग्निमित्र तक का वर्णन है। और वो शास्त्र लिखने, कुमार संभवम, रघुवंशम लिखने के बाद ही माना जाता है कि कालिदास पूर्णतः निरोग हो गए। तो ये था उस समय का, ऐसे ऐसे बातें सुनने में मिला। आज की मौजूदा साहित्यिक जगत में जिस तरह से आज के कवि काम कर रहे हैं, ये मॉडर्न कवि जो है, आधुनिक युग के कवि, आधुनिक काल के कवि, आपको क्या लगता है कि संस्कृत में वापस उतना उत्कृष्ट काम हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो? नहीं हो सकता, क्योंकि आज के जो कवि लोग हैं कहीं ना कहीं इंस्पायर है, वो कालिदास का ही घेरा बना के लिख रहे हैं। नाम वाले उनका है, लेकिन कुछ न कुछ कालिदास का ही चोरी है। कालिदास का ही कुछ न कुछ अंश चोरी करके वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। तो कालिदास आज ही नहीं, शुरू से लेके आज तक हमेशा प्रासंगिक थे, रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे। थे, कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भले हमारे इंडियन कल्चर में कालिदास को भुला दिया जाए जी, लेकिन विदेशों में आज भी यूनिवर्सिटी में कालिदास प्रासंगिक है, क्योंकि कालिदास का साहित्य हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। जी जी जी। हम जनजीवन से संस्कृत दूर हो गया तो कालिदास भी दूर हो गए। भाषा का प्रभाव पड़ा सबसे। कालिदास का लेखन गुप्त काल में हुआ है। अधिकतर जो कालिदास ने अपनी लेखनी की है उन्होंने गुप्त काल में की है, और अक्सर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि उस युग का आत्मविश्वास कालिदास की रचनाओं से झलकता था? कालिदास की रचनाओं से उस युग का आत्मविश्वास झलकता था। आत्मविश्वास झलकता था तभी तुमने यक्ष को उम्मीद था कि वो अपनी प्रेमिका से मिलेगा। वो आत्मविश्वास ही तो था कि हमको मिलना है। वो आत्मविश्वास ही था शकुंतला का कि मेरा पति मुझे लेने आएगा। वो आत्मविश्वास ही था
शकुंतला का विरह में तप रही थी, जब पति के द्वारा वो परित्याज्य हो जाती है, उसका पति उसको नहीं याद कर पाता है श्राप के वश से। ये कभी न कभी वो भरोसे में ही न जी रही थी, आत्मविश्वास से सहारे कि कभी न कभी वो आएगा मुझे लेने। तो आत्मविश्वास तो प्रचुर था उस समय में। कालिदास यूं तो आदिकाल के कवि थे मां, पर उनकी कविताओं में, उनके रचनाओं में मुख्यतः हिंदू दर्शन की गहराइयां बहुत अच्छे से झलकती आई हैं, या वो हिंदू दर्शन की गहराइयों से जुड़ी रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि कालिदास की रचनाओं में मानवीय अनुभव की साहित्यिक खोज है। कालिदास, आपने कहा कि हिंदू धर्म, देखिए वो समय था कि हमारे देश में, आपने गुप्त काल की बात कही, उस समय हिंदू धर्म ही बाहुलता में था। लेकिन कालिदास ने किसी एक धर्म को प्रश्रय नहीं दिया है। कालिदास के अनुसार धर्म क्या था कि हर व्यक्ति अपने मर्जी से धर्म का चयन करे और अपने हिसाब से धार्मिक क्रियाकलाप करे। अच्छा। वो कोई भी धर्म का बंदिश नहीं था उनके हिसाब से। तो कालिदास केवल एक धार्मिक कवि थे या मानवीय अनुभव की साहित्यिक खोज थे? कालिदास धार्मिक कवि तो बिल्कुल नहीं थे। उनके साहित्य में आप देखिए मानवीय संवेदना ज्यादा झलकती है। तो हमें नहीं लगता कि कालिदास को धर्म की परिधि में रखा जाए। ओके। अब कालिदास की रचनाओं में केवल कई बार ऐसा होता है कि कालिदास की रचनाओं में, कई बार नहीं अक्सर हमने देखा है कि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं रहती है, जैसा कि हमारा इस पर चर्चा हुआ, वो एक अलग चरित्र ही है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के जो आसपास जंगल में रहने वाले जानवर हैं जिनके साथ शकुंतला वक्त व्यतीत करती है, या फिर मेघदूतम में बादल का जिक्र जो है, तो ये प्रकृति का दार्शनिक अर्थ आपके हिसाब से क्या है? देखिए प्रकृति का दार्शनिक हिसाब से आप जो कह रहे हैं, प्रकृति तो अपने आप में एक दर्शन है। जी बिल्कुल। प्रकृति तो अपने आप में एक दर्शन है और इसकी दार्शनिकता पर क्या बात किया जाए, हम इसको, मेरा समझ से परे है। अच्छा। भाई इसको ऐसे लगेगा जैसे मैं सूरज को दीपक दिखा रही हूँ। जी। खैर, आज के मौजूदा समाज पर एक दो सवाल करता हूँ कि आज के वक्त में आप जब संस्कृत पढ़ाती हैं बच्चों में, क्या बच्चों में कालिदास को या बच्चों में संस्कृत को समझने की वो ललक है जो आज से कुछ साल पहले हुआ? नहीं, आज के बच्चों में संस्कृत को समझने की वो ललक बिल्कुल नहीं है। आज के बच्चे संस्कृत को बोझ स्वरूप पढ़ते हैं। कोई बच्चे ही हैं जो इनमें कैरियर बनाने के लिए पढ़ते हैं। संस्कृत के प्रति बच्चे क्यों नहीं उदासीन हो? हमारी सरकार है वो उदासीन है। संस्कृत, हमारे जमाने में संस्कृत था कि अगर आप संस्कृत कंपलसरी था, फेल तो फेल। अभी के जमाने में संस्कृत को एडिशनल कर दिया गया। उसके जगह पर कितना वैकल्पिक सब्जेक्ट विषय को रख दिया गया। तो बच्चे, आजकल के बच्चे भौतिकवादी हैं, उन्हें तुरंत चाहिए। उनके अंदर वो सब्र नहीं है कि वो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा, उनको लगता है कि तुरंत डिग्री खत्म हो, मेरे को तुरंत कहीं से मोटा धन आने लगे। जी। तो उसके लिए कालिदास पढ़ने से धन नहीं आएगा। कालिदास को पढ़ने से लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। और इसमें धन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ये लंबा प्रोसेस, अगर आपको दोबारा मौका मिले कि या तो मोटा धन या तो लंबा प्रोसेस, आप किसे चूज तो मैं लंबा प्रोसेस चुनूंगी, क्योंकि लंबा प्रोसेस का रस मैंने पाया है। क्या बात है। इसी रस को मैं अपने बच्चों को क्या सीख दोगी, मोटा धन या लंबा प्रोसेस? मैं अपने बच्चों को तो ये सीख दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी युग के हैं, तो मैं उन्हें यही सीख दूंगी कि बेटा धैर्य रखे। लंबा प्रोसेस भी, अब इतने भी लंबा नहीं कि, क्योंकि अभी के मनुष्य का आयु सीमित हो गया है। तो मैं, हो सकता है कि मैं 65 साल 80 साल जीऊं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मेरे बच्चे भी 65 साल जिए। तो मैं चाहूंगी कि भाई जिस तरह से अब मैं मैट्रिक पास किया 18 साल में, 20 साल में, मेरा बेटा तो 17 साल में पास कर गया जी, तो 17 साल के हिसाब से आगे बढ़ेगा जी। मेरा तो नेचुरली बढ़े, क्योंकि हम 20 साल में मैट्रिक पास किए जी।
तो 20 के बाद हमारा पढ़ाई का प्रोसेस हुआ तो हम तो लंबा गए। जी। तो अभी धैर्य की भी जरूरत है और समय के साथ तालमेल मिला के चलने की भी जरूरत है। तो मैं बच्चों को यही सीख दूंगी कि भाई आप समय के अनुसार चले, कछुआ के जैसा भी ना चले और खरगोश की तरह भी ना चले कि दौड़े या फिर सो जाए। जी। संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा की भविष्य को लेकर आप क्या सोचती हैं? संस्कृत साहित्य और उसकी भाषा की भविष्य को लेकर। देखिए, संस्कृत साहित्य और उसकी भाषा का भविष्य तो हमको भविष्य में बहुत उज्जवल दिख रहा है, क्योंकि फिर से लोगों के बीच में ये मानसिकता आ रही है कि गोल्ड इज गोल्ड। और हम लोग का भाषा में एक कहावत है, भाई हम भोजपुरी पृष्ठभूमि से हैं तो हमारे भाषा में एक कहावत है कि पुराने चाउर के पंथ पड़ेला। जी। चाउर जितने पुरान हुई उतने वो औषधि के रूप में काम आई। तो आज का जो युवा पीढ़ी है भटक रहा है, शांति का खोज कर रहा है, पहाड़ पे जा रहा है, राफ्टिंग कर रहा, ट्रैफिकिंग कर रहा, शांति खोज रहा। तो शांति के खोज में, और पृथ्वी गोल है, घूम के फिर हमको यही आना है, यही आना है, यही आना है। फिर घूम के शांति के ही पार्ट में आएंगे, प्रकृति के ही। और प्रकृति के अंदर जब आएंगे, प्रकृति के करीब आएंगे तो कालिदास मिलेंगे ही मिलेंगे। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। जी बिल्कुल, क्या बात है। इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि युवाओं को इस तरह से। जी। कालिदास की रचनाओं में जब हम कुमार संभवम की बात करते हैं या हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करते हैं तो एक लौकिक दृश्य के साथ साथ एक अलौकिक दृश्य का भी वर्णन है। लौकिक दृश्य में जहां अगर हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें तो लौकिक दृश्य में जहां शकुंतला है, ऋषिकण्व है, विश्वामित्र है, उनके पति हैं, वहीं एक अलौकिक दृश्य भी चल रहा है जहां देवताओं का वर्णन है, जहां गंधर्वों का वर्णन है, जहां नागों का वर्णन है। हमें कालिदास की रचनाओं में कई जगह किन्नर गंधर्वों का वर्णन मिलता है। जब हम कुमार संभवम देखते हैं और जब कुमार संभवम को देखने के वक्त हम शिव और पार्वती के रास के को समझते हैं, जिस चीज के लिए वो किंवदंती है कि कोढ़ हो गया, तो हम ये भी देखते हैं कि उनके साथ जो उनके गण है, उन गणों में किन्नर गंधर्व नृत्य कर रहे हैं। साथ में उस जगह वो पूरा पर्वत ही उस प्रकार से है कि उस पर्वत पर सब उस रस में लीन है, पूरा लिप्त है, लीन है। आज हिंदुस्तान में समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। समलैंगिकता पर आपके क्या विचार है? देखिए, आपने जो कहा कि पर्वतों पे वो दृश्य था, यक्ष गंधर्व किन्नर, वो जो समय था जी, समय का सिचुएशन जो दिखाया जा रहा, आज के समय में जो समलैंगिकता, वहां पर आप ये देखिए कि वहां कोई समलैंगिकता का बात नहीं था। वहां कोई समलैंगिक नहीं है, बट आज समलैंगिकता भारत में अपराध नहीं है। आपकी विचार क्या है इस चीज पर? समलैंगिकता देखिए, कानूनी तौर पे तो अपराध अब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक माने पाश्विक प्रवृत्ति है। पाश्विक प्रवृत्ति क्यों है ये? हाँ, ये पाश्विक प्रवृत्ति है। जब इंसान, भगवान ने इंसान को बनाया, समलिंगी बनाया, विषमलिंगी बनाया, उभयलिंगी बनाया, तो भाई जिसका जिससे नीड हो वही पूरा करे ना। हाँ, तो नीड ही की तो बात है। नीड इतनी गंदी क्यों है? प्रेफरेंसेस हो सकते हैं लोगों के अलग अलग। मुझे तो नहीं पसंद है। अब मान लो कोई लड़का है, मान लो हम ही है, हमको कोई लड़का पसंद है, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो क्या मैं बताऊं, मुझे तो बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं पसंद है। तो तुम इसे अननेचुरल मानती हो या अप्राकृतिक है? हाँ, ये अप्राकृतिक ही है। ये अप्राकृतिक कैसे है? नेचुरल नहीं है। जब नेचुरल तो विषमलिंगी के साथ होना चाहिए ना। जब विश्व एक फैक्ट है अम्मा, ये हमने कहीं पढ़ा था कि विश्व में 100 से ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं पशुओं की जिनमें समलैंगिकता पाई जाती है,
पर पूरे विश्व में केवल एक ऐसा पशु है जिसमें समलैंगिकता के खिलाफ नफरत पाई जाती है, वो मनुष्य है। शेरों में समलैंगिकता है, कुत्तों में समलैंगिकता तो है। हम पशु और मानव में कुछ तो डिफरेंस है भैया। हम बस सामाजिक इंसान हैं, हम बस सामाजिक पशु हाँ, हैं। तो सामाजिक पशु को समाज के अंदर जो वर्जनाएं हैं उसको मानना चाहिए। समाज के अंदर जो वर्जनाएं खत्म हो रही है, सरकार कह रही है। तो सरकार कह रही है, सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, तो हम सरकार के सब बातों को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्या बात है, इस बात को फॉलो करेंगे, है ना? हमको जहाँ प्रॉफिट दिया फॉलो किए, जहाँ नहीं दिखा वहाँ नहीं फॉलो अनफॉलो किए। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। कल को देखो, ये आपका विचार है, बेशक हम आपके विचार की बड़ी इज्जत करते हैं। कल को अगर मैं समलैंगिक निकल जाऊं तो आप क्या करोगे? एक बहुत ही विचित्र सा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पर कल को अगर मैं आपको सामने से आकर कहूं कि अम्मा हम शादी नहीं करेंगे, हम समलैंगिक हैं, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? लात मार के निकाल दोगी घर से? लात मार के निकालने का बात नहीं, मुझे तो बहुत जोर का झटका लगेगा, मैं भी हार्ट अटैक आ जाए। अरे नहीं नहीं यार, मैंने तो ऐसा परवरिश नहीं दिया था। परवरिश की बात कहाँ से ऐसा आई? कहाँ से? नहीं, परवरिश की बात तो आनी ही चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जो बच्चा को मैंने 20 साल के बाद आपको बाहर, घर से बाहर भेजा, तो 20 साल में आपने ऐसा क्या कोई सीन देखा जो आपके मानव मस्तिष्क पे आए? ये कहाँ से, एक कीड़ा आपके अंदर कहाँ से आया? एक कीड़ा कहाँ है मम्मी? समलैंगिकता तो अंदर से मानवीय मन की वेदना है। हाँ, वही वेदना कहाँ से आया? अब हो सकता है वो बालक अपने मन में उस वेदना को 20 साल से दबा कर रखा हो। जब वो उसकी समझ डेवलप हुई, जब वो परिपक्व हुआ समझने योग्य, तो उसे पता चल गया हो, पर उसे हिम्मत नहीं हुआ कभी अपने अम्मा और बाऊ को बताने का। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मेरा बेटा ऐसा होगा, हाँ। मैं थोड़ी मन को कठोर करके मान भी लूं, तो मेरा जो पति देव वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा। तो मतलब तुम मान सकती हो कि नहीं मानू? अब मैं अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। मन से तो मैं मानूंगी, लेकिन मन की भावनाओं को दबा के ही ये बात तो आपको मान लेना चाहिए ना उसके बाद कि अब चलो बहू नहीं आएगी, दामाद आएगा। नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि दामाद लाने के लिए मैंने बेटी पैदा कर रखा है। अरे यार, मुझे तो बहू ही चाहिए। शिट। क्योंकि मैंने एक बेटी है, एक बेटा इसलिए पैदा किया, सोच के पैदा किया था मैंने। दूसरा बच्चा परीक्षण करा के पैदा किया कि पहला मेरा बेटा है तो मुझे बहू चाहिए, दूसरा बेटी परीक्षण कराया। लोग बेटी का परीक्षण करा के अबॉर्शन कराते, लेकिन मैंने रखा बेटी। मम्मी ये तो अपराध है, भ्रूण परीक्षण कराना। हाँ, भ्रूण परीक्षण मेरा हुआ तो ये तो अपराध है, आपने अपराध हाँ, अपराध किया मैंने, मैं मानती हूँ। लेकिन ये अपराध कब होता? जब मैं उसको नष्ट करती। जी नहीं, भ्रूण परीक्षण भी अपराध है ना? भ्रूण परीक्षण मैंने उस तरीके से नहीं कराया भाई। अच्छा। अल्ट्रासाउंड में मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोला लड़की है, फीमेल चाइल्ड है। तो हमें तो नहीं चाहिए था, हमारी सासू अम्मा ने कहा था दूसरा बच्चा, अभी 2 बच्चों के बीच गैपिंग कम है, आप इसको अबॉर्ट करा देना। लेकिन जब हमारे पतिदेव का मुंह देखा मैंने, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि ये अपराध है। इसीलिए पापा ज्यादा प्यार करते हैं ना बहन को? कहीं ना कहीं मुझे लगा ये अपराध है, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि अरे तुम जुड़वा बच्चा समझ के पालना इसको, तो सोचो जुड़वा बच्चे हैं तुम्हें। तब हमने पूछा, मैं नहीं पूछ रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा 6th सेंस ऐसा कहता है, जैसे मेरा बेटा था तो मुझे 6th सेंस से ही पता था कि मुझे बेटा ही होगा। और डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि आपको लड़का ही है। अच्छा, मेरे वक्त पर? आपके वक्त में। और जब लड़की मेरा पेट में आई तब भी मुझे पहले ही पता चल चुका था मुझे बेटी है। बेटी आ रही है। बेटी आती है तो मुंह का पूरा रंग छीन लेती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम कहीं सुने हैं कि बेटी आती है तो एकदम माँ सिकुड़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं। पिंकी मामी तो पूरा सिकुड़ गई थी। वैसा कुछ नहीं होता है, वो खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों के गैपिंग के पीछे डिपेंड करता है। तो मुझे पहले ही से पता था, लेकिन जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, वो भी क्यों, तुम्हारे पापा ने कहा कि पूछो ना डॉक्टर से क्या है। तो मैंने पूछा कि क्या है, लड़की तो है, हमको पता है। तो डॉक्टर हंसने लगा और एक बार गुस्सा में बोला, क्यों, क्या लड़की होगी तो तुम खराब करा दोगे तिवारी? तो तुम्हारे पापा का क्विक रिएक्शन क्या था कि नहीं, अगर लड़का होगा तो मैं खराब कराऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए था तिवारी जी को? तो डॉक्टर बोला, गजब फैमिली है भाई। ईश्वर सबके साथ नहीं ना होता, जैसे मेरे साथ था, मुझे पाप से बचाया, अबॉर्ट नहीं करने दिया। जैसे तुम्हारे हिसाब से समलैंगिकता अप्राकृतिक है, तुम्हारे नहीं, भ्रूण हत्या भी तो अप्राकृतिक। हाँ, तो मैंने तो नहीं किया ना, मैंने तो नहीं किया।
और क्या पापा तो बोल दिए आवेश पूरे संवाद में एक बात हुआ था कि जिस सवाल का जवाब देना उचित नहीं लगेगा उस सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो हाँ, तो इसका मतलब तुम है नहीं, मैं नहीं हूँ। तो ये जब बात हुआ ना तो डॉक्टर जब बोला तो हमने सीधा एक ही बात बोला, अगर पापा तो बोले कि हम खराब करा देंगे, लेकिन क्या पापा का बस चलता, मेरा नहीं चलता। मेरा पेट में अगर बेटा होता तो क्या मैं खराब कराती? बेटी थी तो नहीं कराया, तो बेटा को खराब कराती? बिल्कुल नहीं कराती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात क्या। मैं अपने शरीर पे इतना कष्ट काट के 1.5 साल के अंतराल में 2 बच्चा पैदा कर दिया, तो भैया वो मायने रखता है ना। तो इसीलिए मैंने बेटा पैदा किया, बहू चाहिए, बेटी पैदा किया, दामाद चाहिए, अरे और दोनों मेरे पसंद का चाहिए। अरे बाप रे बाप। हम सुनो, ऑन कैमरा कह रहे हैं हमारा दिल्ली जाने का प्लान वापस से बन रहा है, हम निकलते हैं दिल्ली। कैंसिल करो दिल्ली, यहाँ रहो, माँ बाप का सेवा करो। माँ बाप का सेवा करने के चक्कर में हमें तुमने क्या कहा, न कछुए की तरह चलना है न खरगोश की तरह दौड़ना है। तो अब जो मध्यम चाल में चलनी है, कुत्ते की तरह, श्वान की तरह, श्वान की जिंदगी तो मैं यहाँ जी नहीं पाऊंगा। खाली भौंकोगे। यहाँ श्वान की जिंदगी जीने के लिए तो मुझे दिल्ली जाना होगा, ताकि मैं कुत्तों की तरह गलियों में फिरूं। ये गलियों के आवारा बेकार यहाँ भी बहुत सारी गलियां हैं, फिरो यहीं पे। नहीं, यहाँ पर खुद बनाकर खाने में जो मजा है ना अम्मा। हाँ, तुमको इस चीज पर भी तुमसे सवाल रहेगा अम्मा, हमें देखकर क्या महसूस होता है, अपने बच्चों को देखकर? तुम्हारे बच्चे सही राह पर हैं? तो देखो, कोई भी माँ बाप को तुम्हारे हिसाब से अपने बच्चे पर, दूसरे का नहीं बोलूंगी, मुझे तुम लोगों पे बहुत गर्व है। और मुझे लगता है कि मेरे दोनों बच्चे भटक जाते हैं, बीच में थोड़े थोड़े भटकते हैं, वो क्या होता है, डंडा लेके थोड़ा सीधा करना पड़ता है। अच्छा, मतलब तुम मान ली कि गैया बैल गोरू ही है, लोग डंडा मार के पगडंडी पे चढ़ा दो। जब तक तुम लोगों को शरीर से बड़े हो गए हो, कहीं ना कहीं देखो बुद्धि तो अभी भी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है। तुम भले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझो, तेज ताराज, क्या होता है ना, ये पीढ़ी का गैपिंग है। अब तुमको लग रहा तुम जवान हो गए, तुम बहुत बुद्धिमान हो गए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो माँ बाप पैदा किए हैं, चलो 30 मार खान तो नहीं मम्मी, 29 मार खान तो हूँगा। 29 मार खान तो हूँ, 30 भले ना हो, 29 तो हूँ। तो इसीलिए माँ बाप हमेशा बड़े ही रहते हैं। खैर, हम मुद्दे से थोड़ा इतर आ गए थे, वापस मुद्दे की ओर आते हैं। दर्शकों को अगर कालिदास को पढ़ना हो, कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखो, दर्शकों को अगर कालिदास से पढ़ना हो तो सबसे पहले, अगर उनका चॉइस के ऊपर है, अब वो श्रृंगार को पसंद कर रहे कि विरह को, कहाँ से वो शुरू करें? दोनों बता दो। श्रृंगार को अगर पढ़ना हो, अगर उनको श्रृंगार पढ़ना है तो वो पढ़े कुमार संभव। जैसे हमारा एक बड़ा प्यारा मित्र है, वो इसी साल NLU रांची में उसका एडमिशन हुआ है, तेगवीर नाम है। तेगवीर हमसे किताबों का सजेशन बहुत लेता है, तो ऐसा समझो तुम अपने दूसरे बेटे तेगवीर को बता रही हो कि उसे पढ़ना है संस्कृत की कुछ किताबें, और उसे पढ़ने में श्रृंगार और विरह दोनों मजा आता है, तो दोनों का एक एक। तो सबसे पहले वो कुमार संभव पढ़े श्रृंगार के लिए। जब श्रृंगार रस जी लिया जाएगा ना तो विरह पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। जी 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 जी। उसके बाद श्रृंगार पढ़े, पहला कुमार संभव, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े, और उसके बाद मजा ले, पहले श्रृंगार में पूरे डूब जाए, उसके बाद विरह का मजा आपको। बिल्कुल। मेघदूतम जाहिर जाहिर। और विरह के लिए आप मालविका अग्निमित्रम भी पढ़ सकते हैं। अग्निमित्र और मालविका का विरह का वेदना है अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। तो वेदना के लिए आप ये दोनों बुक को पढ़ सकते हैं। एक संस्कृत के विद्वान के रूप में अम्मा, ये समापन का प्रश्न है, इस प्रश्न से समापन करने का विचार मेरा है कि एक संस्कृत के विद्वान के रूप में कालिदास के साहित्य ने आपकी सोच पर व्यक्तिगत रूप से क्या असर डाला है? कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा सा डाला ही होगा। देखिए, कालिदास का जो मैंने पढ़ा है, मैंने तो बहुत साहित्यकारों को पढ़ा। हम लोग का जो सब्जेक्ट ही था संस्कृत साहित्य, मैंने पढ़ा है, तो इसमें मैंने बाणभट्ट पढ़ा जी, भारवी पढ़ा, भास पढ़ा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है कालिदास ने। और कालिदास से
का जो कालिदास से मैंने यही प्रेरणा लिया है। तो बहुत ऊंचे व्यक्ति थे जी, वहां तक जी। पहुंचना क्या नाखून के बराबर भी इंसान नहीं है, कि मानव को ना हमेशा सौम्य होना चाहिए, मनुष्य कोमल होना चाहिए। और मनुष्य कोमल जीव है, मनुष्य कोमल जीव है। तो मुझे लगता है कि, और भावुक हूं मैं थोड़ा सा, मेरे बच्चे मुझे बहका देते हैं। बहका देते हैं, अम्मा यूपीआई पे 100 रुपया भेजो, तुम भेज देती हो। मैं भेज देती हूँ। बेटी को ब्लिंकिट और बेटा को 100 रुपया। बेटी को मैं ब्लिंकिट का भी बेटी को ब्लिंकिट पापा करते हैं। मैं हमेशा पापा करते हैं। अगर देखा जाए तो मैं बदनाम हूँ बेटा को पैसा देने में। लव यू, मुझे Love हमेशा बोला जाता है लव यू फ्रॉम योर समलैंगिक पुत्र। कौन है दामाद मेरा? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, दामाद जमाई कौन है मेरा? अब ये सब नहीं, ये सब नहीं। अगर आने वाली पीढ़ी को संस्कृत के बारे में कोई संदेश देना हो तो क्या देंगे? संस्कृत पढ़िए, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और उसमें आपको, अगर आप अपने इतिहास को जानना चाहते हैं या आप कुछ नया गोल करना चाहते हैं, अपना एम बनाना चाहते हैं, आपको इस विषय वस्तु से बहुत सीख मिलेगी, बहुत आगे जाएंगे अगर संस्कृत को आप देखते हैं तो। अच्छा, तो दर्शकों, ये था हमारा संवाद हमारी अम्मा के साथ, जो कि संस्कृत की विद्वान है, शिक्षिका है। और कालिदास और उनके विचारों पर चर्चा होना, उनकी रचनाओं पर चर्चा होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कालिदास वो कवि है जिन्हें पढ़कर एक जमाने में लौंडे रोए हैं। आज भले लोग दूसरे कवियों को और दूसरे लेखकों को पढ़कर रोया करते होंगे, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता पढ़कर रोते होंगे, पर एक वक्त रहा है जब लोग कालिदास को पढ़कर रोए हैं। जब वो मेघदूतम पढ़े हैं और यक्ष रो रहा था, यक्ष विरह भाव से गुजर रहा था, तो यक्ष के साथ वो श्रोता और वो पढ़ने वाला व्यक्ति भी उस विरह भाव से गुजर रहा था। तो इस विरह भाव को जीते रहिए, और प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया फिर से एक नया एपिसोड किसी और के साथ लेकर आएगा। शुक्रिया अम्मा।